नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज से हमारी क्लास शुरू हो रही है हिंदी की, जो कि स्पेशली यूपी टेट के लिए है। और जो दूसरे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, वो लोग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितनी टॉपिक इसमें है सभी टॉपिक दूसरे एग्जाम्स में भी होते हैं। थोड़ा बहुत ऐसा होता है जो एक दो टॉपिक अलग होते हैं, बाकी वही सारा होता है। तो जो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये है ही है। तो हमारा जो टॉपिक है, अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है कोई। तो जो पहला पुराना हमारा वो था, पुराना जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम, वही हम उसी के आधार पर हम अपने पढ़ाई करेंगे। अपनी जो सिलेबस हमारा है वो कंप्लीट करेंगे। अगर जब आएगा उसमें अगर कुछ एक दो टॉपिक और जोड़ा गया होगा तो उसे भी हम लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें जो हमारा टॉपिक दिया गया है कौन कौन सा है। पहला टॉपिक हमारा क्या है, वर्णमाला है। और हाँ, हिंदी हमारी जो है, जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक हिंदी और ईवीएस और सीडीपी होता है, संस्कृत या इंग्लिश जो भी आप लेना चाहें, और मैथ, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन्वायरमेंट का एक होता है। 5 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, जिसमें से सारे जो हैं वो हमारे कितने नंबर के होते हैं, 30-30 नंबर के पूछे जाते हैं। तो जो हमारी हिंदी है ये भी 30 नंबर की पूछी जाएगी इसमें, ठीक है। तो पहले हम अपना टॉपिक देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या क्या है। पहला टॉपिक हमारा क्या है, वर्णमाला, ठीक है। तो ये पहला वर्णमाला, जो कि हम यहीं से शुरू भी करेंगे। दूसरा हमारा क्या दिया गया है, संधि। तीसरा समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा, सॉरी क्रिया। जो हमारा मतलब हम लोग तो पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने इंटर, हाई स्कूल, इन सब में तो हिंदी मतलब होता ही है, सबको पढ़ना होता है। तो इन सब में हमने पढ़ा है, बस ये है कि इसमें थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फिर हमारा हो गया क्रिया, 7वीं टॉपिक है। 8वीं टॉपिक हमारा अव्यय है। 9वीं टॉपिक वचन। 10वीं वाच्य, कारक, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या है, शब्द भेद, काल, वाक्य, विराम चिन्ह, अलंकार, रस, छंद और वर्तनीय शुद्धि। और वर्तनीय शुद्धि और वाक्य शुद्धि भी आता है। वर्तनीय दे दिया जाएगा शुद्ध करने के लिए, और वाक्य भी दे दिया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। अब ये क्या है, ये ऐसे शब्द जो सुनने में तो क्या लगे, सेम सेम लगे, मतलब एक जैसे लगे, लेकिन जो उनका अर्थ है वो अलग अलग जब निकलता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। मतलब सुनने में तो सेम लगे पर उनका अर्थ जो है वो अलग अलग निकले, ठीक। अगला टॉपिक हमारा क्या है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ठीक है। तत्सम तद्भव और संपूर्ण हिंदी साहित्य। तो संपूर्ण हिंदी जो साहित्य है इसे हम क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे। तो हम अपना जो टॉपिक हमारा है वो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हिंदी वर्णमाला से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा बहुत हिंदी के बारे में जान लेते हैं कि जो हिंदी शब्द है किस भाषा का शब्द है, कहाँ से आया, हिंदी शब्द बना कैसे, ठीक है। तो जो हिंदी शब्द की जो हिंदी शब्द जो है, ठीक है, ये फारसी भाषा का शब्द है। कहाँ का है, फारसी भाषा का शब्द है। और जो हिंदी शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो जो हमारे यहाँ ईरानी लोग आते थे, तो जो हमारी सिंधु नदी है इसे ये लोग क्या कहते थे, सा को हा पढ़ते थे, तो सिंधु की जगह ये हिंद बोलते थे। क्या बोलते थे, हिंद बोलते थे, हिंदू, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे प्रचलन में आते आते इसे हिंदू से क्या हो गया, हिंद शब्द बना। और जो हिंद शब्द है इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो मुस्लिम इतिहासकार अल-बरूनी ने अपने ग्रंथ किताब उल हिंद में सबसे पहले हिंद शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आपके हिंदी में भी पूछा जा सकता है, और आपका जो ईवीएस वाला पार्ट या जीएस वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, किसने हिंद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो अल-बरूनी ने अपनी ग्रंथ किताब उल हिंद में हिंद शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ लास्ट में हिंद लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। हिंद का प्रयोग किया था। अब हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि
पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में दिवस, ठीक है। तो हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो 21 फरवरी को मनाते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसने हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की और किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, कौन सा भाग है, कौन सी अनुसूची है, तो पूछ सकता है एग्जाम, मतलब जो हमारा पेपर है उसमें आ सकता है। तो इसे हम देख लेते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम जब हिंदी का साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कितनी भाषाएं रखी गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। अभी यहाँ वर्णमाला है ना, थोड़ा बहुत आगे हिंदी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में फिर उसको हम इसका विस्तार रूप हम क्या करेंगे अंत में देखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी हिंदी को मान्यता। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में क्या किया गया, इसे मान्यता प्रदान किया गया। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 से, किसमें है? अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका भारतीय संविधान में प्रावधान है, ठीक है। अनुसूची कौन सी है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा को दिया गया है। और भाग कौन सा? तो 17 भाग है। भाग जो है वो 17वां भाग है जिसमें हिंदी को रखा गया है, ठीक है। हिंदी का प्रावधान इसमें क्या गया, आप इसे याद रख सकते हैं किस अनुच्छेद में हिंदी का प्रावधान है। तो या हिंदी से संबंधित या भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 8वीं अनुसूची। भाग कौन सा है? 17वां भाग है। और अनुच्छेद कौन सा? तो 343 से 351 तक हिंदी का प्रावधान है, ठीक है। आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हिंदी के बारे में और हिंदी के एग्ज़ाम में यहाँ से तो 1-2 क्वेश्चन बन ही सकते हैं, ठीक है। 30 नंबर का है भाई, तो कहीं से भी पूछ सकता है, तो ज़रूरी है कि हम लोग इसको देख लें, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नहीं, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हो गया हिंदी वर्णमाला, ठीक है। हिंदी के बारे में तो हमने जान लिया, तो हिंदी वर्णमाला। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा हिंदी है इसकी परिभाषा क्या होती, सॉरी वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? हम वर्णमाला कहेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? हमारे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो जो वर्ण है ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब वर्ण क्या होता है? जो ध्वनि है, मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं, जो उच्चारण कर रहे हैं, वही ध्वनि क्या है? वर्ण है। तो उसका ध्वनि का लिखित रूप क्या है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगर ध्वनि ना देकर वर्ण दिया गया हो तो हम उसे वर्ण भी कर, मतलब टिक कर सकते हैं। वर्ण भी क्या है? सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। पहले ध्वनि आएगी, उसके बाद में वर्ण आएगा, ठीक है। वर्ण के बाद में शब्द आएगा, शब्द के बाद में वाक्य आएगा, ठीक। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और इस ध्वनि को जब हम लिख देते हैं तो वही हमारा वर्ण बन जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये हो गई हमारी वर्ण की परिभाषा। आगे हम देख लेते हैं भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। या पूछ लिया जाए कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? स्वर और व्यंजन, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा वर्णमाला है इसमें कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। तो मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? तो 45 वर्ण होते हैं, जिसमें से 10 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे यहाँ तो भाई कितना हो गया, 43 हुआ, 2 कौन से हैं? तो 2 जब हम स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं ना तो उसमें एक उत्क्षिप्त व्यंजन आता है, डे और ढे, ऐसे बना होता है ना, ऐसे नीचे रखा होता है और यहाँ ऐसे रखा होता है। जब इन दोनों को भी जोड़ दिया जाता है तब हमारे हो जाते हैं 45 वर्ण। क्योंकि आप यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ तो कितने बन रहे? 43 ही बन रहे हैं, मैम तो बता रही 45 होगा। तो यहाँ पर डे और ढे जब जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं 45 वर्ण, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 45 वर्ण हो जाते हैं। अगर हम लेखन के आधार पर देखें तो कितने वर्ण होते हैं हमारे? 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक, ठीक है।
तो ये तो हमारे हो गए कि वर्ण कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं और लिखने के आधार पर कितने होते हैं। अब हम जो वर्गीकरण किए थे कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से जो हमारे हम देखा कि हमारे जो स्वर हैं 13, वो कौन कौन से हैं, तो आ ई उ री। एक सेकेंड, यहाँ तो भाई एक तो हमने छोड़ ही दिया है, माफ़ करिएगा, यहाँ पर दीर्घ ऊ हमने छोड़ दिया, शायद लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, माफ़ करिएगा आप लोग। यहाँ पर ऊ भी रहेगा, हरस उ, फिर दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। ये हो गए हमारे 13 स्वर हो गए। अभी हम आगे देखेंगे, जब स्वर अपना पढ़ेंगे तो उसमें हम अभी तो ये मोटा मोटा देख रहे हैं ना कि कितने क्या हैं, और जब देखेंगे तो कितने मूल होते हैं, कितने क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब हमारे जो व्यंजन है कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। तो हमारे जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25 होते हैं, क्योंकि व्यंजन को भी कई पार्टों में विभाजित किया गया। तो जो व्यंजन होते पहले उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से हमारे व्यंजन हैं, ठीक है। तो व्यंजन हमारे हो गए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण। अब यहीं पर आप देखें, ये रहा ना हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन इन्हें कहते हैं, ठीक है। फिर आ गया हमारा त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। य, र, ल, व को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। श, स, श, ह, इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनको उच्चारण में जो ध्वनि निकलती है वो गर्माहट के साथ निकलती है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। छ, त्र, क्य और श्रा, ये हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इतना देख लेते हैं कि हमारे जो व्यंजन है कौन कौन से हैं, ठीक। आगे देखते हैं। अब हमारा आ जाता है स्वर। स्वर की परिभाषा देख लेते हैं। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहेंगे, हम स्वर कहेंगे। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। कौन कौन से हैं, आ ई उ ए आई ओ औ, ठीक है। ये हो गए हमारे 10 जो कि उच्चारण की दृष्टि से हैं और मूल स्वर भी माने जाते हैं, जो कि आगे देखेंगे हम। स्वरों का वर्गीकरण, तो जो हमारे स्वर हैं इन्हें वर्गीकरण किया गया है 3, उसमें इनको बांटा गया है 3 भाग में बांटा गया है। एक हो गया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगे या जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, कभी कभी तो परिभाषा दे दी जाती है कि ये किसकी परिभाषा है, ये एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर को कहते हैं। और एक मात्रिक स्वर कौन कौन से हैं, उनकी पहचान क्या है, तो एक मात्रिक जो स्वर है या ह्रस्व स्वर जिसे बोला जाता है, इनकी संख्या 4 होती है। आ ई उ और री, ये 4 हमारे हो गए ह्रस्व स्वर। इनकी परिभाषा क्या है, दोबारा देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं, आप ध्यान रखिएगा इसे, क्योंकि ये कभी कभी दे दिया जाएगा ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, लेकिन जब आप जाने रहेंगे कि हमारे ह्रस्व स्वर कौन कौन से, तभी तो आप पहचान पाएंगे। तो ये 4 हो गए हमारे ह्रस्व स्वर। अब हम आगे देख लेते हैं अपना दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, या जब वर्णों का उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं, हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर, सॉरी माफ करिएगा, दोबारा देखते हैं। ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है, अथवा मतलब कि जब हम उच्चारण करें तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगे उनके उच्चारण में, या जैसे उसमें ह्रस्व में था कि एक मात्रा का समय लग रहा था उच्चारण में, लेकिन यहाँ पर दीर्घ में क्या हो, दीर्घ का मतलब भी होता है बड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाए कि 2 मात्रा का समय लगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगे उच्चारण में उनके, उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक है।
इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 7 होती है भाई, क्या बताएं हम। इनकी संख्या होती है 7, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से? आ मतलब दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और आओ, ये 7 हो गए हमारे दीर्घ स्वर हो गए। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी थी? 4 थी। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर की संख्या हमारी है 7, तो दोनों मिला के हो गए 11, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि सजातीय स्वर कौन से हैं, विजातीय स्वर कौन से हैं, या संयुक्त स्वर कौन से हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछ ली जाती हैं। मूल स्वर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें पहले अपना क्या करेंगे, कवर करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। और सजातीय विजातीय कहते किसे हैं, कौन से स्वर हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से आज पूरा जान जाएंगे, ठीक है। देखते हैं। तो पहला हमारा दिया गया है, पहला है मतलब कि हमने इसे तो देख लिया, लेकिन दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, इन तीनों को क्या कहेंगे? मूल स्वर कहते हैं। मूल दीर्घ कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, और इन्हें ही सजातीय स्वर भी कहा जाता है। अब भाई इन्हें सजातीय स्वर क्यों कहा जाता है, ये भी तो जानना जरूरी है। क्योंकि जैसे कि हम अपना व्यंजन देखते हैं कि दो, एक स्वर एक व्यंजन मिलके व्यंजन मतलब जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है, मतलब दो वर्णों का योग होता है। उसी प्रकार स्वर में भी, स्वर तो हालांकि स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ये जो 7 स्वर हैं ये क्या है, क्या है, ये संयुक्त है। क्यों? क्योंकि दो स्वर वर्णों के मिलने से ये बना हुआ है। अब हम अगर हर्ष आ की बात करें, पहले हम देख लेते हैं सजातीय किसे कहते हैं, क्योंकि अभी नीचे और सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो सजातीय स्वर उन्हें कहते हैं जो समान वर्णों के संयोग से मिले हों, उन्हें कहते हैं सजातीय स्वर, ठीक है। अब विजातीय किन्हें कहते हैं? तो जो असमान वर्णों के योग से बनते हैं उन्हें कहते हैं विजातीय स्वर, ठीक है। अब विजातीय कौन से हैं और सजातीय कौन से, इन्हें भी हम देख लेते हैं। देखिए, ये हो गए हमारे संयुक्त स्वर मतलब विजातीय स्वर हो गए, और ये 3 हमारे क्या हैं? आ, ई, उ, ये तीनों हमारे हैं सजातीय। आगे देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर है, देख सकते हैं हम कि ये तीनों हैं हमारे, देख सकते हैं किन किन वर्णों के योग से बना। जो दीर्घ आ है, ये हरस आ प्लस हरस आ मतलब 2 हरस आ जब हम जोड़ेंगे तब बनेगा हमारा दीर्घ आ। उसी प्रकार इसीलिए इसे हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो हमारे जो 7 वर्ण हैं मतलब 7 स्वर हैं, ऐसे हैं जो कि संयुक्त हैं, ठीक है। आप देख लें और इसे हो सके तो याद भी कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाता है आपके एग्जाम में। तो हरस आ मतलब जब 2 हरस आ मिलेगा तब बनेगा दीर्घ आ एक। उसी प्रकार जब हरस ई प्लस हरस ई मतलब छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बनाएंगे बड़ी ई, जो कि हम बचपन में पढ़ते थे, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ, ठीक है। बड़ा छोटाऊ ऊ और प्लस छोटाऊ मतलब जब हरस 2 ऊ मिलेंगे तब बनेगा हमारा दीर्घ ऊ बन जाएगा। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं, क्योंकि ये समान वर्णों की योग से बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सजातीय स्वर कहते हैं। आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने विजातीय स्वर की। तो 3 हमारे हो गए सजातीय स्वर और 4 हमारे हो जाएंगे विजातीय स्वर। अब विजातीय स्वर किसे कहते हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है, यह क्या है? असमान स्वरों के योग से बन रहा है स्वर। यहाँ पर क्या था कि समान समान बन रहा था, समान समान स्वर के योग से बन रहा था, इसीलिए यहाँ पर सजातीय इसे हमने कहा क्योंकि समान है। अब इसे हम विजातीय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये असमान स्वरों के योग से बन रहा है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में आपको? आशा करती हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। एक इनके योग से बनता है तो आ प्लस ई के योग से बनेगा ए। उसके बाद में आई, तो आ प्लस ए के योग से बनेगा आई। ओ आ प्लस उ आउ आ प्लस ओ। ये कभी कभी आपके पता है एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाएगा? आ प्लस ई के योग से बनने वाला संयुक्त स्वर कौन सा है? तो भाई जब आप जाने रहेंगे कि किसके योग से क्या बनता
कर पाएंगे और ये चीज़ें आपकी संधि में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। अभी अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, ये वर्णमाला जो हमारा है ना, ये हमारे पता किस में मदद करेगा। मदद तो सभी में करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा एक तो छंद में, जब हमें गिनना होता है कि कौन सा गुरु है कौन सा लघु है, जब ह्रस्व और दीर्घ हम समझे रहेंगे तभी तो हम वहाँ पर वर्ण गिन पाएंगे कि कितनी मात्राएं कहाँ पर है। उसी प्रकार वही है कि जितने अच्छे से हो सके आप वर्णमाला को समझ लें। अगर एक बार वीडियो देखने में आपको समझ नहीं आता है तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन जब तक वर्णमाला ना समझ में आए तब तक आगे मत बढ़िए, क्योंकि यही हमारी मूल है, मतलब हमारी जड़ यहीं से शुरू होती है। जब हमारी जड़ मजबूत हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारा जो पेड़ बनेगा वो भी मजबूत ही होगा। ठीक है, तो यहाँ किसके मेल से क्या बन रहा है ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, और क्या कहते हैं, मतलब विजातीय किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें, क्योंकि हमारे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। और जो संधि और छंद वाला हमारा भाग आएगा उसमें भी ये इन्हीं सब का प्रयोग वहाँ भी हुआ है। तो जब आप ये समझे रहेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो फिर हमारा ये तो हमने देख लिया कि किसके उससे क्या बनता है। अब एक बार जल्दी से हम क्या करते हैं, अपना रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये तो अभी इधर हमें ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि ये हमने केवल इसलिए डाल दिया था कि कौन कौन से हमारे व्यंजन होते हैं, मतलब व्यंजन में कौन सा कितने वर्ण आएंगे, कौन कौन से आएंगे, ये दिखाने के लिए हमने आपको डाल दिया था इसमें। बाकी जो हमारा मेन है यहाँ से शुरू हो रहा है, स्वर का वर्गीकरण, उनके पार्ट, मतलब उनके बारे में, उसके बाद में फिर व्यंजन। ठीक है, तो दोबारा हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। स्वर की परिभाषा क्या होगी, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वर्ण, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे स्वर कहलाएंगे। अगर हम बात करें उच्चारण की दृष्टि से स्वर की संख्या कितनी है, तो 10 है। कौन कौन सी? आ। अब आप सोचेंगे भाई कहीं कंफ्यूजन हो जाए, तो आप ऐसा देख लेना कि अंग और आहा ये तो होंगे नहीं, इसको कट्टा मार दें, और जो री हमारा है जिससे ऋषि होता है उसको भी हटा दें, तो हमारे 10 ही स्वर बच जाएंगे, वही हमारे मेन है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखें, क्योंकि इतना तो सबको आता होगा, जितने स्वर हैं सबको बचपन से पढ़ते आए हम लोग, तो उतना तो सबको याद होगा कि हाँ 13 होते हैं, जो कि हमने बचपन में ही जाना है इसको कि 13 स्वर हैं। तो आप 3 शब्द हटा दें, री और री हट जाएगा, अंग और आहा ये 3 हटा दें, बाकी हमारे क्या है स्वर है, जो 10 स्वर हैं उसमें आ जाएंगे उच्चारण की दृष्टि से। अब ये भी आप ध्यान रखें कि आपका एग्जामिनर जो है, मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो उच्चारण की दृष्टि से पूछ रहा है या केवल यही दे दिया गया है कि स्वरों की संख्या कितनी है। अब आपके ऑप्शन में भाई 13 है, 11 है, कितने हैं ये भी तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो उच्चारण की दृष्टि से 10 है, परंपरागत से अगर हम देखें तो 13 है। ठीक है, इनका वर्गीकरण इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारा ह्रस्व है, जो कि अगर ह्रस्व की हम बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। ठीक है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक कहा जाता है। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो ह्रस्व की अपेक्षा इसमें अधिक समय लगता है। यह इस प्रकार आपके एग्जाम में आ सकता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहेंगे, तो दीर्घ स्वर कहेंगे या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अब द्विमात्रिक स्वर जो है इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या जो है वो 7 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो आ, ई और उ इन्हें हम मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर कहते हैं। क्योंकि सजातीय स्वर भाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हें हम इनका जो निर्माण है किनके संयोग से बनता है, तो इनका निर्माण जो मतलब ये समान स्वर वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें सजातीय कहते हैं। और ये जो हमारे 7 दीर्घ स्वर हैं इन्हें हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विजातीय क्यों कहा जाता है भाई? विजातीय कौन से? तो विजातीय स्वरों की संख्या हमारी 4 है, ए, ऐ, ओ और औ। ये विजातीय स्वर इन्हें क्यों कहा जाता है? इन्हें विजातीय स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आसमान स्वर वर्णों के योग से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ पर हमने देख लिया है कि कौन सा स्वर किसके योग से बना हुआ है, जो कि आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ लें और कहीं पर लिख लें, या अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम में आ सकती हैं। और हमारा जो संधि और छंद वाला पार्ट है उसमें ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद
रहेगा अगर अभी से हमारा सही रहा तो। अब हम देख लेते हैं हमारा जो लास्ट का है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ और ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगे उससे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। या आ जाए आपके एग्जाम में कि तीन मात्रा, जिन वर्णों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर कहते हैं। अभी मान लीजिए कि आप कहीं गए थे गांव में घूमने और आपकी मम्मी आपको बुला रही हैं भाई, ठीक है, राकेश, तो जो केस आया ना बीच में एस हो गया, ठीक है, वही हमारा क्या होगा? पुलुत स्वर हो गया। अब पुलुत स्वर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे ओम, ठीक है, मंत्र या ओम बोले या मंत्रों का उच्चारण करें या कुछ भी ऐसा जहाँ पर शब्दों को ऐसा हो कि खींचा जा रहा हो, लंबा किया जा रहा हो खींच के, तो वहाँ पर हमारा पुलुत स्वर होता है। अभी हम इसके संकेत की अगर बात करें तो जो पुलुत स्वर का संकेत है ये रहा हमारा पुलुत स्वर का संकेत। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मंत्रों में, मंत्रों का उच्चारण करने में, किसी को बुलाने में या किसी को पुकारना हो, किसी को आवाज़ देनी हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? पुलुत स्वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और अच्छे से आप लोग नोट्स भी बनाएं क्योंकि बहुत टाइम है अभी हमारे पास। धन्यवाद।